तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चैप्टर 7 संघवाद। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको पहले जाके देखिए। पहले हम ये जानेंगे संघात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है। संघात्मक सरकार उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें संविधान द्वारा शक्तियां केंद्र तथा प्रांतों या इकाइयों में विभाजित होती है। यानी कि इसकी छोटी सी अगर डेफिनेशन जाने, संघात्मक का अर्थ होता है जो केंद्र और राज्य है उसमें शक्तियों का विभाजन, उसको हम संघात्मक सरकार कहते हैं। और दोनों अपने कार्य में स्वतंत्र होती है, यानी कि जो केंद्र और राज्य है वो दोनों ही अपने कार्यों में स्वतंत्र होती है और दोनों ही एक दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि जो केंद्र और राज्य है वो एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ना तो केंद्र राज्य की बातचीत में कुछ बोलेगा और ना ही राज्य केंद्र से कुछ बोलेगा। प्रत्येक सरकार के अपने अधिकार हैं, यानी कि जो केंद्र है, ठीक है, उसके अलग अधिकार हैं और राज्य के अलग अधिकार हैं। कुछ संघीय राष्ट्र में दोहरी नागरिकता भी होती है, जैसे कि अमेरिका। अब पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं दोहरी नागरिकता क्या होती है। यानी कि जैसे इंडिया है, ठीक है, भारत है, भारत में क्या है, अलग अलग राज्य हैं। अब मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली जब आपकी जो नागरिकता होगी, जो आपका पासपोर्ट होता है उसमें जो आपकी नागरिकता होगी, अगर जैसे कि आप रह रहे हैं दिल्ली में तो आपकी दिल्ली की भी मानी जाएगी। और आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोहरी नागरिकता, यानी कि दो नागरिकता। आप दिल्ली में भी रह रहे हैं और आप भारत में भी रह रहे हैं। तो जब भी आपका पासपोर्ट बनेगा तो उसमें क्या लिखा होगा कि पहले तो आप दिल्ली के हैं फिर आप भारत के हैं, तो उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता जो है वो है अमेरिका में, ठीक है। हमारे भारत देश ने इकहरी नागरिकता को अपनाया है, यानी कि हम जो भारत है, आप कहीं भी रह रहे हो, आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, बट आप रहोगे भारतीय ही, ठीक है। चाहे आप पंजाब में रह रहे हो, चाहे आप राजस्थान में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आप मानोगे जब भी आपका पासपोर्ट बनता है या जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप भारत के ही बोलोगे, क्योंकि आप भारत के हो, आप भारत में रह रहे हो। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जहाँ रह रहा है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत बड़ा है, अमेरिका में बहुत सारे राज्य भी होंगे, जहाँ वो व्यक्ति रह रहा है उसकी वाली भी नागरिकता मानी जाएगी कि वो किस जगह रह रहा है, और फिर एक और नागरिकता होगी अमेरिका, ठीक है। तो हमारे भारत ने कौन सी नागरिकता अपनाई है, इकहरी नागरिकता। लोगों को दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्रीय के भी। तो दोहरी पहचान का मतलब होता है दो तरह की पहचान है, वो अपने क्षेत्र के तो है ही हैं और साथ में वो अपने राष्ट्रीय के भी है। जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका में कोई भी अगर व्यक्ति रह रहा है तो वो जिस जगह रह रहा है वो उसका क्षेत्र हो गया, वो वहाँ का भी है और अपने राष्ट्रीय का भी है, यानी कि वो अपने देश का भी है। जैसे कोई पंजाब का रहने वाला है तो उसकी नागरिकता भारतीय ही रहेगी। यानी कि जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर आप कहीं भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी राज्य में रह रहे हो, आपकी जो नागरिकता होगी वो आपकी भारतीय ही रहेगी। दोहरी शासन की विस्तृत रूपरेखा आमतौर पर एक लिखित संविधान में विद्यमान होगी। ये संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों शक्तियों के साधन भी। यानी कि जो दोहरी शासन है, ठीक है, ये दोहरी शासन अमेरिका में है और इसका जो लिखित संविधान है वो भी मतलब जो भी संविधान में इसके बारे में पूरा लिखा गया है कि दोहरी शासन कैसे होता है और क्या होता है। और संविधान सबसे सर्वोच्च है, यानी कि जो संविधान है वो सबसे ऊपर होता है और दोनों शक्तियों का साधन है। यानी कि जो केंद्र और राज्य है ये दोनों ही शक्तियों का साधन भी है। भारतीय महत्व के मुद्दे केंद्रीय सरकार देखेगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश पर शासन करती है, पूरे देश पर शासन करती है और राज्य केवल अपने क्षेत्रीय मुद्दे, यानी कि वह केवल अपने राज्य पर शासन करेगी। जैसे कि यहाँ लिखा है क्षेत्रीय मुद्दे स्थानीय महत्व, यानी कि राज्य या सरकार। तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो कौन देखेगी, राज्य सरकार, और जो भारतीय महत्व के जो मुद्दे होंगे वो देखेगी केंद्र सरकार। अब बात करें केंद्र और राज्यों के मध्य मतभेद होने पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। सो स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है जब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हो रहा था तो उसके लिए केंद्र और राज्य में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए,
क्योंकि राज्य ये कह रहा था कि मुझे ज़्यादा शक्तियाँ दो, केंद्र कह रहा था मुझे ज़्यादा शक्तियाँ दो। तो अभी भी केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है? तो उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए जो न्यायपालिका है उसकी व्यवस्था की गई है। अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य में झगड़े हो रहे हैं, तो उसको कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका। अब बात करें संघवाद की विशेषताएं बताएं। दो स्तर की सरकार है, केंद्र और राज्य, यानी कि हमारे भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिना किसी दबाव की न्यायपालिका न्याय कर सकती है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जो संविधान है वो हमारा सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। भारत में संघवाद, अब बात करें भारत में संघवाद, तो दो स्तर की सरकार है। तो मैंने जैसा आपको बताया, दो स्तर की सरकार है, पहली है केंद्र और दूसरी है राज्य। विविधताओं की मान्यता जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब होता है वैरायटीज। जैसे कि हमारा जो भारत है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, जैसे कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी जातियों के लोग हैं, इस तरह से, ठीक है? तो जो विविधता की मान्यता, मतलब जो लोग हैं उनकी मान्यता जरूरी होनी चाहिए। पहले राज्यों को ज्यादा शक्ति देने की बात हुई। अब मैं इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। जब संविधान लिखा जा रहा था, ठीक है, जब संविधान लिखा जा रहा था, तो जब केंद्र और राज्यों की शक्ति की बात आई, तो उस समय बात ये हुई कि राज्यों को ज्यादा शक्ति दो, ठीक है, राज्यों को ज्यादा शक्ति दो। और इसका विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ये कह रहा था कि भाई तुमने केंद्र को क्यों इतना मजबूत बनाया है, केंद्र को क्यों इतनी शक्तियां दी है, तुम्हें राज्यों को ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए। लेकिन बंटवारे होने के बाद संविधान सभा ने सोचा कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब बंटवारा हुआ शक्तियों का, फिर उस टाइम संविधान सभा ने ये सोचा कि जो केंद्र है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो राज्य है वो केवल अपने राज्य पे ही काम करेगा, ठीक है? अगर हम राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दे देते तो राज्य उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता था, ठीक है? और जो केंद्र होता है वो पूरे ही देश पर शासन करेगा, वो पूरे ही देश के बारे में सोचेगा, इसलिए केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। अब बात करें शक्ति विभाजन। दो सरकार, एक संपूर्ण राष्ट्रीय की सरकार है, ठीक है, दूसरी राज्यों की सरकार है। इनके कार्य तथा शक्तियां संविधान में स्पष्ट है। तो जो केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो संविधान में लिखी गई हैं, संविधान में स्पष्ट की गई हैं। विवाद होने पर न्यायपालिका देखेगी। तो अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य में लड़ाइयाँ हो रही है या फिर झगड़े हो रहे हैं, तो उसको न्यायपालिका निपटाएगी। अब बात करें भारत का संविधान, जिसमें तीन सूचियां हैं, ठीक है, तीन सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, संघ को हम केंद्र भी कहते हैं। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। हमारा जो भारत के संविधान में तीन लिस्ट बनाई गई है, जिसमें अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जैसे केंद्र का कार्य अलग है, राज्य का कार्य अलग है, समवर्ती सूची का कार्य अलग है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो संघ सूची है वो पूरे ही भारत में शासन करेगी, और राज्य सूची जो है वो केवल अपने राज्य के लिए ही कार्य करेगी, ठीक है। और समवर्ती सूची में क्या होगा? संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर इन विवादों पर बातचीत करेंगे। अब बात करें संघ सूची में क्या क्या चीजें शामिल है, तो पहली है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायक का ही कानून बना सकती है। तो मैंने जैसे आपको बनाया, इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अब बात करें राज्य सूची, तो राज्य सूची में क्या होगा? कृषि, पुलिस, जैसा आपने ये वाली चीज भी सुनी होगी कि दिल्ली पुलिस है कि मुंबई पुलिस लाइक की, ठीक है, तो वो राज्य सूची में आ जाता है। फिर आता है जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन। आमतौर पर इन विषयों पर प्रांतीय विधायिका ही कानून बनाएगी, यानी कि ये जो विषय हैं इन पर आमतौर पर जो राज्य सूची है, ठीक है, जो राज्य है वो ही इस पे कानून बनाएगी। अब बात करें समवर्ती सूची की, तो इसमें आ जाती है शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन मजदूर, संघ समानों में मिलावट,
गोद लेना और उत्तराधिकार केंद्र और प्रांतों दोनों में विधायिका इन मामलों पर कानून बनाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही इन मामलों पर कानून बना सकती है। फिर आता है संशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। भारतीय एक विशाल देश है, ठीक है, भारतीय एक विशाल देश है, इसमें विविधता सामाजिक समस्याओं से भरपूर है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जो भारत है वो बहुत ही विविधताओं वाला देश है, यानी कि बहुत सारी इसमें वैरायटीज हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारी जाति के लोग भी इसमें रहते हैं। संविधान निर्माता यानी कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, वो लोग ये चाहते हैं कि ऐसा संविधान हो जो विविधताओं को शामिल भी करे तथा समस्याओं को सुलझाए। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो विविधताओं से भी भरा हुआ है। तब ये चाहते कि जो विविधता है उनको लेके वो चीजें भी शामिल हो जाए, लोग उसको लेके भी ना एक दूसरे से लड़े, और जो समस्याएं हैं, ठीक है, जो समस्याएं हैं वो भी सुलझ जाए। अब बात करें, शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना भी चाहते थे, यानी कि वह चाहते थे कि जो हमारी केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करेगी, तो वह ये चाहते थे कि जो केंद्र है वो ज्यादा शक्तिशाली हो। देश में एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निपटारा, यानी कि जो संविधान निर्माता थे वे ये चाहते थे कि देश में एकता भी बनी रहे और देश में सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका भी निपटारा हो जाए। एक शक्तिशाली केंद्र सरकार ऐसा करने में उसे राज्य की मदद मिले, और वे ये चाहते थे कि ये जो सामाजिक आर्थिक समस्या है उनको निपटारा करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मदद मिले। मगर हम क्या देखते हैं, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। मगर जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि जो राज्य है वो देश को सफल बनाने में केंद्र सरकार की मदद करे। अब बात करें संवैधानिक प्रावधान जो सशक्त केंद्रीय सरकार बनाते हैं, तो पहला है, संसद को राज्य उसकी भौगोलिक सीमा पर नियंत्रण होता है। संसद की सीमाओं नाम से बदलाव कर सकती है, यानी कि जो राज्य है उसकी भौगोलिक सीमा होती है, मतलब जैसे कि राज्य है तो वो अपने राज्य से बाहर हस्तक्षेप किसी और राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसकी एक नियंत्रण सीमा है। और संसद की सीमाएं नाम से बदल, जैसे कि जो संसद है वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। आपातकालीन प्रावधान, जब देश में आपातकाल लागू होता है, यानी कि जब देश में इमरजेंसी लागू होती है उस समय केंद्र अधिक ताकतवर हो जाता है। संसद इन विषयों में भी कानून बना सकती है जो राज्य में हो, यानी कि जब हमारे देश में आपातकाल लग जाता है तो उस समय केंद्र जो सरकार होती है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, और संसद इन विषयों में भी कानून बना सकती है, यानी कि जो संसद है वो इन विषयों पे भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में हो। जो राज्य सूची में जो कार्य आ रहे हैं, ठीक है, जो राज्य सूची में जो कानून आ रहे हैं उस पर संसद भी कानून बना सकती है। केंद्र सरकार वित्तीय रूप से ज्यादा ताकतवर होती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको वित्तीय रूप से भी ज्यादा ताकतवर रखा गया है। राज्यपाल को ये ताकत है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधान भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। राज्यपाल को ये ताकत है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित कर सके। ऐसे में केंद्र सरकार को मौका मिल जाता है कि किसी राज्य का कानून बनाने में देरी कर सके तथा वीटो पावर का प्रयोग करके उसे अस्वीकार कर दे। केंद्र सरकार इन विषयों पर भी कानून बना सकती है जिस पर राज्य कानून बनाते हो, यानी कि केंद्र सरकार उन कानूनों पे भी, उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जिन पर केवल राज्य ही बना सकती हो, ठीक है, परंतु इसके लिए राज्यसभा की मंजूरी होना जरूरी है। लेकिन जिस राज्य में वो कानून बना रही है केंद्र सरकार, उसके राज्यसभा की उसको मंजूरी होना बहुत ही आवश्यक है। अखिल भारतीय सेवाएं जो पूरे देश के लिए काम करती हैं, उसमें चुने पद अधिकारी राज्य के प्रशासन काम करते हैं। इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ठीक है, उन पे जो शासन होता है, उन पे जो नियंत्रण होता है वो केवल केंद्र सरकार का ही माना जाता है। जो 10 पॉइंट्स है वो है, राज्य ना तो इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती और ना इन्हें सेवा से हटा सकती, यानी कि
जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उस पे जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो राज्य इन सबों में, ठीक है, राज्य अखिल भारतीय सेवाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं करेगी, ना ही इनको इनके पद से हटा सकती। भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव, राज्यों को अधिक और महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाए। क्या हुआ, भारतीय संघ व्यवस्था में ये तनाव हुए कि राज्यों को अधिक और महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाए। उन्होंने ये बोला राज्यों ने कि भाई हमें और महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाने चाहिए। राज्यों के पास मुख्य साधन होने चाहिए, संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र नियंत्रण से क्रोधित रहते हैं। यानी कि जो राज्य है वो अधिकतर ये देखा गया है कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, तो इसके कारण जो राज्य हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित रहते हैं। संस्कृत और भाषाई मुद्दों पर भी स्वायत्तता की मांग इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, ना इन्हें सेवा से हटा सकती। फिर आता है स्वायत्तता की मांग, यानी कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा। तो केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है संविधान के द्वारा, ऐसे में राज्य के द्वारा ज्यादा शक्तियों की मांग की जाती है। तो ऐसे में जो राज्य होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें ज्यादा शक्तियां दी जाए, हमें समय पर ज्यादा ताकत तथा स्वायत्तता की मांग की जाती है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच विवाद भी होता है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य के बीच विवाद भी होता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद को न्यायपालिका सुलझाएगी, यानी कि जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होगा तो उसको न्यायपालिका ही सुलझाएगी। फिर आता है राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति का शासन। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जो राज्यपाल को चुनती है वो कौन चुनती है? केंद्र सरकार। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है, यानी कि हमेशा ये देखा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता ही रहता है। राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्माण को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार की दखलंदाजी के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो राज्यपाल के द्वारा कोई भी अगर निर्माण लिया जाए राज्य के कार्यों के लिए, तो उसमें ये अक्सर देखा गया है कि केंद्र सरकार उसमें दखलंदाजी जरूर देती है। जब केंद्र और राज्य संबंधों में अलग अलग सरकारें होती हैं तब ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है, यानी कि ये जो लड़ाई झगड़े केंद्र और राज्य के बीच में तब ज्यादा देखने को मिलता है जब केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए 1983 में सरकारी आयोग नाम का आयोग बनाया गया, यानी कि जो केंद्र और राज्य के संबंधों को सुलझाने के लिए 1983 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था सरकारीय आयोग। 1998 में इस आयोग की रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि राज्यपालों की नियुक्ति निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 का भी प्रावधान कई बार विवाद पक्त बना है, यानी कि ये 356 एक आपातकाल है जिसमें अगर राज्य ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तब ये अनुच्छेद लगाया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मान लीजिए अगर कोई राज्य ठीक ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहा है तो उस समय 356 आर्टिकल लगा के राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है, क्योंकि जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते राज्यपाल के तब तक राष्ट्रपति उस पर शासन करेगा। जब राज्य सरकार सही से शासन चलाने की योग्य ना हो, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, जब राज्य सरकार सही से शासन चलाने की योग्य ना हो, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। कई राज्यों में विधायिका में बहुमत वाली सरकार को भी विरासत कर दिया गया। 1957 में केरल में ऐसा हुआ और 1967 के बाद भी केरल में यही चीज हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट 1 फिनिश होता है और पार्ट 2 में ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं।